रोगाधिकार में इस चांगेरी गुप्त के बारे में वर्णन आया है। तो बहुत बार हम लोग जब डिस्कशन करते हैं तो चांगेरी गुप्त का संदर्भ मिल जाता है, तो इसका बहुत ही अच्छा उपयोग होता है। तो चांगेरी इस वनस्पति के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, और फिर जो भेषज रत्नावलीकार ने गृहिणी रोगाध्याय में इसका वर्णन किया है, इसको कैसे बनाया जाता है, इसका उपयोग किस प्रकार से करें, इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं चांगेरी के बारे में बात करना चाहूंगी। तो ये चांगेरी जो द्रव्य है, ये इसको अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसको अम्बिलोना भी कहते हैं, अम्बूटी कहा जाता है, तीन पतिया कहा जाता है। कई बार इसका जो संदर्भ या रेफरेंस जो है पर्याय नाम के रूप से चुक्र भी इसका पर्याय नाम आया है, बट एक्चुअली चुक्र यह अलग है द्रव्य। तो यह चांगेरी है। इसका जो इसको खटकल या खट्टी बुट्टी कहा जाता है, अम्बूटी जैसे भुई सरपटी कहा जाता है। इसकी सब्जी भी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ये ज्यादातर सभी प्रांतों में ये मिल जाती है, खंडहर में या भूमि में इसमें भी पाई जाती है। प्रसरी टाइप की ये वनस्पति है। तो इसके पत्रक थोड़े छोटे छोटे 3 पत्तों वाली है, छोटी पत्तों वाली इसका होता है। इसका स्वाद खट्टा होता है, मतलब ये आम्ल गुणधर्म की है, आम्ल होती है, तो इसीलिए इसको अम्बिलोना या अम्बूटी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें ज्यादा से ज्यादा अधिक मात्रा में एसिड, पोटेशियम, ऑक्सैलेट पाया जाता है। यह अत्यंत मतलब अम्ल, रुचिकारी, उष्ण, दीपन, ग्राही, अर्शोग्न, और मुख्य इसका दोषों के ऊपर परिणाम देखेंगे तो यह वात कफनाशक बताई गई है। तो इस प्रकार से यह वात कफ के ऊपर भी काम करती है, और ये जो इसका गुण है, इस गुण से यह संकोच करने वाली है, और संकोचन कर कर यह रक्तस्राव को रोकने का काम करती है। तो मराठी में हम लोग जो चुक्र कहते हैं, तो कई बार इसका चुक्र के साथ भी इसको जोड़ा गया है, बट एक्चुअली यह चुक्र से बहुत ही अलग प्रकार की वनस्पति है। ये वनस्पति कैसे दिखती है इसको भी मैं पिक्चर्स के द्वारा मैं बताना चाहूंगी। तो बिल्कुल चांगेरी का वर्णन आयुर्वेद की संहिताओं में, निघंटुओं में मिलता है। चरक संहिता के शाक वर्ग में एवं अम्ल स्कंद में इसका उल्लेख आया है। आचार्य चरक ने शाक वर्ग में, मतलब जैसे मैंने बताया कि इसकी सब्जी बनती है, वैसे ही आम्ल स्कंद में इसका उल्लेख आया है, तथा इसका प्रयोग अतिसार, अर्श, बवासीर आदि के उपचार के लिए कई बार अधिक मात्रा में किया जाता है। आचार्य सुश्रुत ने भी इसका वर्णन शाक वर्ग में किया है। इसमें अधिक मात्रा में जो इसके पत्ते होते हैं ना, वो एसिडिक प्रकृति के होते हैं, अम्लीय गुणधर्म के होते हैं, इसीलिए इसको संस्कृत में अम्ल पत्रिका के नाम से भी जाना जाता है। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगी, ये 2 प्रजातियों में मिल जाती है, छोटी चांगेरी एवं बड़ी चांगेरी। तो एक्चुअली ज्यादा से ज्यादा मात्रा में छोटी चांगेरी का ही चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। तो बिल्कुल जैसे अभी मैंने बताया, इसके 2 प्रकार होते हैं, छोटी चांगेरी एवं बड़ी चांगेरी। तो छोटी चांगेरी जो है वो खासकर अम्लीय एवं स्वाद में थोड़ी कड़वी और कसेली भी होती है। कफवात दोषों को कम करने वाली, सूजन, क्योंकि कफ जहां पर भी प्रकोपित होता है वहां पे शोथ, सूजन, द्रवगुण का बढ़ना होता है, बट ये पित्त को बढ़ाती है, जिसके इसका स्थान जो रस है वो अम्ल बताया है, बट वेदना का कम करती है, लेखन करने वाली है, शराब का नशा छुड़ाने के लिए मददगार बताई गई है, खाने की रुचि बढ़ाती है, दीपन है। तो इस प्रकार से यह हृदय को भी बल देने वाली, जैसे अम्ल पदार्थ जो है, अम्ल वर्ग वाले रस वाले जो घटक है, या अम्ल फल या अम्ल वर्ग के द्रव्य जो है रुद्ध बताए गए हैं, रक्त का स्तंभन करती है। तो बिल्कुल ये काम कैसे करती है इसको भी आज जानेंगे। एंटीसेप्टिक या फिर डिवर्मिन के रूप में, जीवाणुरोधी के रूप में, और आर्तव के रूप में भी इसका उपयोग बताया है। रक्तस्राव जैसी समस्याओं में, या फिर अनार्तव, कष्टार्तव में भी इसका प्रयोग होता है। छोटी चांगेरी की मैं बात कर रही हूँ। बड़ी चांगेरी जो बताई है वो खासकर शीतल, मूत्रल तथा शीत का अवरोध करने वाली बताई है। तो यहाँ पर इस इमेज के द्वारा भी मैं बताना चाहूंगी कि चांगेरी कैसे दिखती है, इसको भी मैं शेयर करूंगी यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये 2 प्रकार के चांगेरी का आयुर्वेद में वर्णन आया है। तो ज्यादा से ज्यादा छोटी चांगेरी का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इज इट विजिबल? दिख रही है? इज इट विजिबल? एक मिनट में शेयर करती हूँ। नो मैम। ओके,
नाउ इज इट विजिबल? यस मैम। ओके, सो ये इस प्रकार से मिलती है चांगेरी। ठीक है, तो इसके कुछ और गुणधर्म के बारे में भी मैं बताऊंगी, जैसे मैंने अभी बताया था उसी प्रकार से। तो उष्णवीर्य है, इसीलिए कफवात का शमन करती है, बट थोड़ा पित्त बढ़ाने वाली है। लोकल एप्लीकेशन के रूप में यह शोथर और वेदना स्थापन बताई है, और यह अन्न व स्रोतस एवं पुरुष व स्रोतस के ऊपर भी बहुत अच्छे से कार्य करने वाली है। इसीलिए रुचिकर, दीपन, पाचन, यकृत को उत्तेजित करने वाली इसका उपयोग बताया है। ये खासकर गुदभ्रंश में इसका उपयोग होता है, भ्रंश जहां पर भी हो, भले वो गुदभ्रंश हो जहां पर हमने देखा कि गुदभ्रंश में ज्यादा से ज्यादा हमारे मसल्स जो गुद की वलिया है, प्रवर्णी, संवर्णी, विसर्जनी, इस गुद की वलियों में जो एक प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है, वो अधिक मात्रा में, यानी वहां का बार बार प्रवाहन, बार बार कुछ मलावस्तंभ होता है, ऐसे व्यक्तियों में इस प्रकार से अधिक मात्रा में प्रवाहन करने से गुद का कुछ हिस्सा, भाग शरीर से बाहर आने लगता है, तो इसको हम गुदभ्रंश करते हैं। तो इसमें इस चांगेरी सिद्ध गुद का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, और फिर इसका पिचू भी हम लोग गुद के इसमें दे सकते हैं। इसी के साथ साथ यह रस रक्त वाहिनी यानी रक्तस्राव के विकारों में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और विष बाधा को कम करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ये चांगेरी, अभी हम लोग चांगेरी कल्प को बनाया कैसे जाता है इसके बारे में मैं बताऊंगी। देखिए, अभी इसमें जो सूत्र आया है, इस सूत्र के अनुसार हम लोग देखते हैं, नागरम पिपली मूलम चित्रको हस्ति पिपली ही, यानी नागर यानी शुंठी, सबसे पहले शुंठी, फिर पिपली मूल, फिर चित्रक, गज हस्ति पिपली यानी गज पिपली, फिर अश्वद्रष्टा पिपली धान्यम बिल्वम पाठा यमानिका, पिपली धनिया बिल्व फल मज्जा पाठा अजवाय, चांगेरी स्वर से सर्पी ही कलकैरतम विपाचयितम, चतुर्गुणेनम दग्ना च तद्रुतम कफवातांत, अर्शासी ग्रहणी दोषम मूत्रकृच्छम प्रवाहिका, बुद्धभ्रंशम अति अनाहम घृतम एदप्यम उपहति। तो देखिए यहाँ पे उसका उपयोग भी बताया है। तो इन सभी द्रव्यों को हमने लिया है। अभी घृत भी हमें लेना है, गोघृत हो तो बहुत अच्छा, 1 किलोग्राम की मात्रा में। फिर चांगेरी का स्वरस बनाना है, दही भी लेना है हमें, शुंठी से अजवायन तक जो भी सारे द्रव्य बताए गए हैं, यह 10 द्रव्यों को हम लोग हर एक मात्रा 25 ग्राम की मात्रा में लेंगे। और चांगेरी का जो स्वरस बनाना है, उसमें 4 लीटर चांगेरी का स्वरस हमें चाहिए, और 4 लीटर पानी की मात्रा भी चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो गोघृत हमने लिया है उसको मूर्छित करेंगे, और फिर सभी जो द्रव्य हमने लिए थे, शुंठी, अजवाइन वगैरह, उसको अच्छे से पीस कर उसका कल्क बनाएंगे। अभी मूर्छित घृत बन गया है, तो हम लोग अब इस कल्क एवं स्वरस के साथ फिर से उसको मंदाग्नि के ऊपर पाक करेंगे। और फिर जब जैसे जैसे स्वरस उसमें से सूखने लगता है, तो इसमें 4 किलोग्राम दही मिलाकर इस घृत को पकाना है, तथा बाद में इसमें 4 लीटर जल पुनः पाक कर देना है। तो ऐसे करके हमें इसको अच्छे से पका देंगे, और फिर जलीयांश सूखने पर अच्छे से उसकी परीक्षा करेंगे, और स्नेह पात्र को चूल्हे से नीचे उतार कर कपड़ा से अच्छे से हम इस घी को छान लेंगे, और फिर कांच की बोतल में संग्रहित कर देंगे। और इसकी मात्रा बताई है 5 से 10 ग्राम की मात्रा में इस घी का हमें रोगी के बल, देखिए हमेशा से मात्रा ग्रंथ में बताई जाती है, कहीं पर भी हम जो लाते हैं, दवा लाते हैं, तो उसके ऊपर भी लिखा जाता है मात्रा, बट हमेशा मात्रा का प्रयोग या विचार करना है तो अग्नि के परिप्रेक्ष्य में ही हम लोग मात्रा का विचार करेंगे। अग्नि, रुग्ण का वय, रुग्ण का बल कैसा है, उसकी प्रकृति, इन सभी को देख कर ही वैद्य को अपने अनुभव के हिसाब से ही मात्रा को तय करना है। बट एक नॉर्मल मात्रा बताई है 5 से 10 ग्राम की मात्रा में। और दूध, यह अनुपान बताया है, या गर्म के जल के साथ भी आप लोग इसको दे सकते हैं। इसका विशेष उपयोग बताया है, अर्शसी ग्रहणी दोषम मूत्रकृच्छम प्रवाहिकाम बुधभ्रंशम अति अनाहम द्रुतमेदम उपहति। तो देखिए एक एक रोग के बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी देखिए इसका वर्णन तो गृहिणी रोगाधिकार में आता है। हमेशा से मुझे लगता है कि जब भी हम किसी
इस ऐसे व्याधियों की बात करते हैं जैसे ग्रहणी है, अर्श है, अग्निमांद्य है, अम्लपित्त है, उदर है, तो इन सभी का मुख्य कारण तो अग्निमांद्य है। अर्श रोग भी तो अग्निमांद्य जनित ही बताया है। तो अर्श की संप्राप्ति में तीनों दोष कुपित होकर गुद में जाकर गुद की मांस धातु को दुष्ट कर वहां पे कुछ प्रकार के अंकुर का निर्माण करते हैं। और यहाँ पर जो मलावस्तंभ है, पेन होता है, गुददाह होता है, मल रुक रुक कर चलता है, तो इन सभी के ऊपर काम करने के लिए इसमें देखिए कंटेंट्स के हिसाब से भी हम हमेशा से हमें सोचना चाहिए कि हमारा जो कल्प है वो काम कैसे करता है, उसमें कार्य कारण मीमांसा कैसे बताई गई है। तो इसको भी मैं बताऊंगी कि ये काम कैसे करता है। तो इसके जो कंटेंट्स है इसको फिर से मैं एक बार दोहराती हूँ। जैसे कि जो मुख्य तौर पे इसमें शुंठी ली है, देखिए शुंठी जो ड्राइड जिंजर के नाम से बोलते हैं हम लोग इसको, तो यह एक प्रकार की उष्ण विरेकी है, तो एक बहुत ही अच्छे से काम करेगी वात और कफ का शमन करने के लिए, बट थोड़ा सा पित्त को बढ़ाती है। तो बाकी के जो एजेंट्स हमने इसमें मिला लिए ना, बाकी का जो है जैसे पाठा है, तो फिर घृतलिया है, तो ये पित्त का शमन करने में मदद करेंगे। तो बिल्कुल शुंठी यहाँ पर कार्बोनेटिव कुछ एक प्रकार से एंटीमेटिक के रूप में, थर्मोजेनिक के रूप में, इंडाइजेशन के लिए, एपेटाइट को बढ़ाने के लिए, नौजिया कम करने के लिए ये बहुत अच्छे से काम करेंगी। तो शुंठी का ये काम हो गया। फिर अजवायन, हमें पता है अजवायन भी बहुत ही अच्छे से पाचक है, इसीलिए हम लोग खाना बनाने में भी स्पाइसेस के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, बिकॉज इट इज अ कार्बोनेटिव टाइप ऑफ स्पाइस। इसके जो बीज है वो थोड़े से गर्म, उष्ण, रुक्ष एवं हल्के भी होते हैं। सो इनका प्रयोग जो अरुचि है, मुख में स्वाद नहीं है, कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है, कुछ लाला स्राव है, पेट में गड़बड़ाहट है, इनडाइजेशन के जैसे लगता है, कभी कभी गैस भी बन जाता है, तो वात का अनुलोमन करने के लिए अजवाइन बहुत अच्छा है, जो केवल वात को ही नहीं बट कफ को भी कम कर देगा। तो बिल्कुल, और ये सबसे इम्पोर्टेंट अजवाइन, यह हमारे पाचक रसों का स्त्राव बढ़ाता है, और पाचक रसों का स्त्राव बढ़ाकर पचने में मदद करेगा, और जो भी वहां पे दर्द है, शूल है, इसको कम करने में मदद करेगा। फिर गाय का घी तो बहुत ही सात्विक बताया है, जो कि सप्त धातु का वर्धन करेगा, पोषण करेगा, ओज को बढ़ाएगा, बुद्धि को बढ़ाएगा, स्मृति, बुद्धि, दीपन, पाचन। गोघृत के तो अनगिनत लाभ हमें पता है, तो बिल्कुल इसमें हमने गोघृत का उपयोग किया है, तो ये सभी काम भी यहाँ पर करेगा, ना केवल द्युति स्मृति के ऊपर बट सी। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि देर आर टू टाइप्स ऑफ विटामिन, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल, तो घृत इसमें है। तो बिल्कुल जो भी न्यूट्रिएंट्स फैट सोल्यूबल होते हैं ना, इनको सोल्यूबिलिटी बढ़ाने के लिए भी इस घृत का प्रयोग होता है। तो इसलिए हमारे आहार में घृत की पर्याप्त मात्रा होना चाहिए, और मेडिकेटेड घी भी क्यों ना हो, जैसे हमने कल के सत्र में एक सोमघृत को पढ़ा था, तो बहुत अच्छे से वो उपयोग में लाता है। तो घी हम लोग बिल्कुल प्रयोग में लाते हैं, तो स्नेहन बलवर्धन होता है। दूसरा एक इम्पोर्टेंट ड्रग है पिपली। देखिए पिपली तो हमें पता है कि कैसे काम करती है, लाइक ये थोड़ी सी उष्ण है बट स्टिमुलेंट है, कार्मिनेटिव के तौर पर काम करेगी, ये लैक्सेटिव भी करेगी, थोड़ा सा ये अनुलोमन भी करने वाली है पिपली। ये खासकर प्राणवायु स्रोत के व्याधि, कफ, स्वर भेद, या फिर पिपली को आयुर्वेद में एक पिपली वर्धमान रसायन के रूप में जो आचार्य चरक ने बताया है, तो रसायन के तौर पर भी काम करती, उष्ण गुण होकर भी ये रसायन करने वाली है। और इसीलिए जब जैसे खांसी में खास कर रुग्ण का बल कम होता है, तो भी हम लोग पिपली का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये कफ का भी शमन करती है, वात को भी शमन करती है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये उष्ण गुण की होने से अग्निदीपन, फिर कुछ मुख में स्वाद ना आना, डिस्पेप्सिया, कुछ जैसे सिम्टम्स होते हैं ना, इनके लिए भी ये बहुत ही मददगार टाइप होती है। तो इसीलिए पिपली का ही दूसरा एक प्रकार है पिपली मूल, जो कि पैपरलॉन्गम के नाम से जाना जाता है। ये भी उदर शूल को कम करने के लिए, पचन करने के लिए उष्ण गुण का होता है पिपली मूल, इसका भी हम लोग उपयोग करेंगे। तो ये हमारे शरीर में जो बाइल जैसे कुछ पाचक स्राव होते हैं ना, उनको बढ़ाने के लिए भी काम करता है, और लैक्सेटिव के रूप में भी काम करता है। दूसरा एक द्रव्य है, बहुत ही अच्छे से काम करता है आयुर्वेद में, चित्रक, जो कि वात कफ का शमन कर थोड़ा पित्त बढ़ाने वाला है, बट फिर भी कुछ कृमि का नाश करना या फिर एक जीवाणुरोधक क्षमता इस चित्रक में होती है, इसीलिए कई सारे कल्पों में चित्रक का प्रयोग किया जाता है। उदर शूल को कम कर, शूल जनित अवरोध जनित संप्राप्ति को कम करने के लिए चित्रक काम करता है, आम पाचन, इंडाइजेशन। और फिर ये जैसे अर्श में भी लोग पूछते हैं कि क्या दे, तो आम पाचन हमें कराना पड़ता है।
डायरिया में भी आम पचन करना पड़ता है, अनुलोमन करना पड़ता है, गैसेस वगैरह बनते हैं, तो ऐसे स्थिति में चित्रक का बहुत ही अच्छा काम है। चित्रकवटी का भी प्रयोग कर लग सकते हैं हम लोग। फिर दूसरी जो पिपली है गज पिपली, जो कि थोड़ी सी उष्ण है, ये भी कफ और वात का शमन करेगी और ये भी पचन क्षमता को बढ़ाती है। तो इस प्रकार से ये सभी जो भी द्रव्य लिए ना हमने, ये सभी हमारे एपेटाइजर, एंटी हेलिमेंथिक के रूप में, एफ्रोडिसिक के रूप में, गैलेक्टो के रूप में काम करेंगे और ये हमारे इंद्रियों का भी बल बढ़ाते हैं, बाउल मूवमेंट काम करते हैं, प्राण वस्तुतस के काम ऊपर काम करते हैं, और ये एक अच्छे कार्डियो टॉनिक या एक्सपेक्टोरेंट के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से ये कंटेंट को लेकर मैंने बताया कि ये अग्निवर्धक, आमपाचक, बल देने वाले, दीपन करने वाले, मल का भेदन करने वाले, मतलब मल का भेदन इन द सेंस मल को सॉफ्ट बनाने वाले, पाचन करने वाले, थोड़ा सा हमारे देखिए अभी यहाँ पर कफवात का शमन, ये जो भी सारे वैद्य हमने देखे, चाहे वो अर्च हो, अग्निमांद्य हो, या फिर मूत्रपुच्छ हो, प्रवाहिका हो, वहां पे कहीं ना कहीं जाकर स्त्रोतस में अवरोध है। तो स्त्रोतस अवरोध या स्त्रोतसों की शुद्धि के लिए भी यह उष्ण गुण का होने से, ये सभी कंटेंट ज्यादा से ज्यादा उष्ण गुण के हेतु ये हमारे चैनल्स में जाकर उसको शुद्ध करता है, प्रसन्नता निर्माण करता है स्त्रोतसों में। और जैसे ही स्त्रोतसों में प्रसन्नता निर्माण होगी, क्लेद का शोषण होगा, आम का पचन होगा, तो धीरे धीरे सारे सिम्टम्स हमें कम होने नजर आते हैं। तो इसीलिए चांगेरी ग्रुप हम लोग बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम के रूप में इसका प्रयोग करेंगे। अभी इसको बनाना हमने सीखा, इसका प्रॉपर्टीज के बारे में हमने देखा। अभी हम लोग इसको किस प्रकार से अलग अलग व्याधियों में इसका उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए ग्रहिणी, जो आज के परिप्रेक्ष्य में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है, ग्रहणात गृहिणी। ग्रहिणी यह पचन का मुख्य अवयव है। अन्नम ग्रहणात गृहिणी यानी ग्रहण करने का, और ना केवल ग्रहण बट लाइक कि जो समान वायु वहां पर होता है ना, तो अन्न का ग्रहण, दीपन, पाचन, मुंचन, सभी कुछ क्रिया यहाँ पर होती रहती है हमारे इस इंटेस्टाइनल एरिया में। तो बिल्कुल, और जब भी निरोध आहार विहार या अनेक सारे हेतुओं से गृहिणी के काम में बदलाव आता है, गृहिणी अच्छे से अन्न को पचाती नहीं है, तो अन्न पचन नहीं होता है, तो क्या होगा, मल अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि सारकिट्ट विभाजन का आरंभ तो गृहिणी में ही होता है। तो सारकिट्ट अच्छा नहीं बनता है, तो सार नहीं बनता है तो पोषण भी नहीं होगा। और किट्ट में भी जैसे कभी घन मल बनना, कभी द्रवमल बनता है। और गृहिणी की मुख्य शिकायत तो वही है कि द्रवमल प्रवृत्ति, कभी घनमल प्रवृत्ति, बार बार पेट में दर्द होना, अरुचि है, मुख में स्वाद नहीं है, फीकापन आता है। तो ऐसे अवस्था में ये सभी जो पिपली, चित्रक, अजवायन जैसे औषधियां इसमें है, तो हम लोग इस घृत का उपयोग करेंगे। तो खाने के पहले आधा घंटा घृत का प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छे से गृहिणी या फिर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में चांगेरी घृत का बहुत अच्छे से काम होता है। तो गृहिणी के जैसा ही थोड़ा सा फर्क है इसमें अतिसार जनित संप्राप्ति जब होती है। अतिसार के तो आज मुझे लगता है जब हम पैंडेमिक में है तो हमारी खान पान की आदतें भी काफी बदल गई है। मैंने देखा कि काफी मात्रा में हम लोग बाहर का पैक्ड फूड हम लोग लाते हैं और फिर उसको हम लोग खाते हैं। तो फिर जैसे बच्चों को भी अभी बहुत हाथ में मोबाइल है, तो बच्चों को भी ऐसे लगता है कि लाइक हम लोग इसको खाए, कुछ मंगाए, बार बार घर में घंटाला खाने का, बनाने का, फिर कुछ चेंज चाहिए करके। आजकल घर घर में हफ्ते में 2-3 बार तो पैकेट फूड आता है जिसमें तेल मसाले भरपूर मात्रा में आते हैं। तो ऐसे कुछ खाने से दस्त होना, अतिसार की शिकायत होती रहती है। तो इसको हमें क्या करना है, अतिसार में मल को बांधने वाले कंटेंट्स चाहिए, मल को घन रूप देने वाले कंटेंट्स हमारे कल्प में होने चाहिए। तो इसीलिए हमने जो ये सारे कल्प इसमें चांगेरी घृत में है, देखिए अभी ये घृत स्निग्ध भी है, तो ये घृत स्निग्धता होने से हमारे स्त्रोतस या इंटेस्टाइनल आंतड़ों में जो एक प्रकार का अवरोध, रूखापन आया है, इसको भी ये मुलायम कर देगा और मल को भी बांध देगा। तो प्रवाही का अतिसार, बार बार दस्त होना, ऐसी स्थिति में भी इसका बहुत ही अच्छे से उपयोग होता है। अगर आपके पास कल्प नहीं है तो आप चांगेरी का भी प्रयोग कर सकते हैं। चांगेरी के चूर्ण में समान मात्रा में कुछ शुंठी मिलाइए, इंद्रजो मिलाइए और फिर चावल के पानी के साथ इसका प्रयोग कीजिए।
या फिर चांगेरी के पत्तों को 4-5 पत्ते लीजिए, उसको अच्छे से उबाल दीजिए और इसको मट्ठे या दूध के साथ उसका प्रयोग कीजिए। तो पुरानी सी पुरानी प्रवाहिका जहाँ पर बार बार प्रवाहन कर कर ही शरीर के बाहर मल निकलता है, ऐसी स्थिति में भी ये बहुत ही अच्छे से काम करेगा। तो इस प्रकार से अग्निमांद्य या कभी कभी उल्टी के जैसे लगता है तो यहाँ पर भी आप चांगेरी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कुछ चांगेरी के पत्ते में पुदीना का पत्ता मिलाकर थोड़ा काली मिर्ची नमक मिलाकर खाने में देंगे ना, तो भी ये अच्छे से काम करता है। मंदाग्नि है, बदहमेजिमी है, और जैसे अर्श के विकार में भी इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। आप चांगेरी कल्प नहीं मिला तो आप चांगेरी के पत्ते लीजिए, स्वरस उसका निकालिए, तो भी स्वरस का सेवन 5 से 10 ml की मात्रा में करेंगे तो भी अर्श में बहुत बार ऐसे होता है कि हम कल्प का चुनाव कैसे करें ये समस्या होती है, तो वहां पर हम लोग इस प्रकार से इसका प्रयोग कर सकते हैं। जो अर्श की शिकायत है, रुक रुक कर मल प्रवृत्ति होना, चुभन होती है, जलन होती है, व्यक्ति को बैठने में भी तकलीफ होती है, तो यहाँ पर इस घृत से हमारे गुद का भी स्नेहन होगा और फिर धीरे 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 मल भी मुलायम बनकर शरीर से बाहर हम इसको निकालने में अच्छे से समर्थ बन जाते हैं। दूसरा इसका एक प्रयोग बताया है कि किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग होती है, किसी भी प्रकार की, तो वहां पर देखिए ब्लीडिंग रुकाने के 3 स्टेजेस होते हैं। जैसे पहला होता है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करने में ये चांगेरी मदद करती है क्योंकि उष्ण गुण की होती है। फिर ये ब्लीडिंग जैसे मासिक धर्म की हो, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स में भी अत्यातव के रूप में अगर होता है तो भी हम लोग इसका स्वरस पत्र का स्वरस बनाकर भी दिन में 2 बार देते हैं, तो अत्यातव में भी ये बहुत अच्छे से काम करता है। फिर कभी कभी मसूड़ों में दर्द होने लगता है, तो मसूड़ों की समस्या में भी जैसे इसका रस कषाय रस है, तो दांतों में मसूड़ों में भी दर्द होता है तो इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। जैसे कई सारे टूथपेस्ट को हम देखते तो इसमें बबूल खदीर वगैरह द्रव्य आते हैं जो कषाय रस के हैं, जो हमारे दांतों के मसूड़ों के मजबूती के लिए बहुत काम करते हैं। वैसे ही ये चांगेरी भी उस टूथपेस्ट का एक हिस्सा है, या टूथपेस्ट में चांगेरी का भी प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से मसूड़ों के इसमें भी इसका बहुत अच्छे से उपयोग होता है। मुंह की बदबू के लिए भी बिल्कुल, तो किसी भी बीमारी के साइड इफेक्ट के रूप में, या कभी कभी गलत खान पान में मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है, मुंह में बदबू आने लगती है, पित्त प्रकृति के व्यक्ति में मुंह में बदबू आना भी बहुत ही एक कॉमन समस्या बताई गई है। तो इस स्थिति में भी हम लोग इसका अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। Are you getting my point, अंजू? फिर दूसरा इसका उपयोग अभी हम लोग जैसे गुरुत्व के बारे में बात करेंगे, तो बिल्कुल कोई भी प्रकार का अधमान है, अटोट है, डिस्टेंशन है, ऑब्स्ट्रक्शन है, तो यूरिन और स्टूल का, इसमें भी हम लोग इसका बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से इसका प्रयोग होगा, जो भी प्रकार का मूत्रपुच्छ में भी होगा और मलावरोध में भी होगा। जैसे देखिए ये गृहिणी के ऊपर काम करता है, तो गृहिणी का ही तो काम है सार्किट विवेचन करना, तो बिल्कुल ऐसी स्थितियां बहुत अनकंफर्टेबल होती है, पेनफुल होती है, हम बोल भी नहीं सकते हैं, बट हम सह भी नहीं सकते और बोल भी नहीं सकते, ऐसी स्थिति इसमें आ जाती है, तो चांगेरी घृत का बहुत अच्छे से उपयोग होगा। चांगेरी घृत स्टमक के कोई भी प्रॉब्लम्स के साथ साथ हिमोराइड्स में भी बहुत अच्छे से काम करता है। जैसे अभी मैंने बताया था, क्योंकि हिमोराइड्स में तो एलोपैथी डॉक्टर्स तो सर्जिकल ट्रीटमेंट्स ही बताते हैं, बट आयुर्वेद में बहुत सारे अच्छे अच्छे कल्प है जो अर्श के इसमें काम करते, तो इसमें से एक है चांगेरी घृत, जो बहुत अच्छे से काम करेगा। आप बिल्कुल इसका इस्तेमाल करिए 10 ग्राम 5 से 10 ग्राम की मात्रा में, यानी 1 चम्मच की मात्रा में। दूसरा है इसमें जो भी कंटेंट्स है, इसको हम लोग माल एब्सॉर्प्शन के सिंड्रोम के रूप में भी कभी कभी ये होता है, तो इसमें भी जो भी रिलीफ हमें चाहिए होता है, तो ये रिलीफ के लिए भी डाइजेशन को इम्प्रूव कर कर आप इसका मतलब बहुत अच्छे से ये काम करेगा, क्योंकि इसमें जो एक पिपली वगैरह जो भी है ये रसायन का भी काम करते हैं, तो यहाँ पर हमारे अतड़ों को, हमारे पक्वाशय को, भूत को भी बल मिलेगा। तो हमारे मतलब एक इंटेस्टाइनल जो भी लेयर्स है, इंटेस्टाइन है, ग्रहिणी है, गुद की वलिया है,
तो इनमें मतलब बल देने का भी काम ये करेगा, क्योंकि ये सभी रसायन के द्रव्य है। बिल्कुल ये अच्छे से हमारे रसायन के तौर पर भी, और जो भी शरीर में कुछ अवरोध जनित संप्राप्ति है इसमें भी अच्छे से काम करेगा। और एक दूसरा अच्छा इसका उपयोग बताया है कि कोई भी प्रकार का भ्रंश है, भ्रंश तो भ्रंश की स्थिति में प्रोलैप्स को ट्रीट करने के लिए, रेक्टम प्रोलैप्स जब होता है तो इसके लिए हम लोग चांगेरी घृत का पिचू के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, इसको धारण कर सकते हैं गुद्द की यहाँ पर, तो बहुत अच्छे से इसका काम होगा। डिस्यूरिया में भी काम होगा, डिसेंट्री को मैंने बताया, प्रवाहिका में भी बहुत अच्छे से काम करेगा। हाँ, कभी कभी ऐसे होता है कि लाइक डायरिया में भी ना केवल मल के साथ, मतलब मलम के साथ साथ कभी कभी स्टेन्स भी आने लगते हैं, तो स्टेन की स्थिति में भी हम लोग इसका उपयोग करेंगे। तो ये हमारा मतलब रक्तस्राव, देखिए रक्त और पित्त की दृष्टि, फिर गृहिणी में भी तो पित्त दुष्ट हुआ है, पाचक पित्त की दृष्टि है, तो रक्त और पित्त का आश्रय से संबंध होने से या बहुत अधिक मात्रा में कभी कभी प्रवाहन करने से भी मल के साथ साथ कभी कभी ब्लड स्टेनिंग आती है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग घबरा जाते हैं, बहुत एकदम टेंशन से होने लगता है, तो ये घृत हमारे आंतड़ों को एकदम से अच्छे से स्निग्धता देगा। और इसके जो कंटेंट्स है ये हमारे रक्तस्राव को कम करने के लिए, कॉन्स्ट्रिक्शन, जहां पर भी कॉन्स्ट्रिक्शन, वेसल कॉन्स्ट्रिक्शन चाहिए, तो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन का काम कर सूजन को कम करेगा, इन्फ्लामेशन को कम करेगा। तो इन्फ्लामेशन जैसी स्थितियां जहां पर मल में भी, मल की भी प्रॉब्लम होती है, जैसे बाउल डिसीजेस मैंने बताया, इरिटेबल बाउल डिसीज, ग्रहणी, अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी बहुत प्रचंड प्रकार का दाह है, मल प्रवृत्ति ठीक से नहीं होती है, अरुचि जैसी समस्या होती है, तो ये भी एक आइडियल टाइप ऑफ ड्रग है जो दाह, पेन को कम करेगा, क्योंकि ये कफ और वात का शमन करने वाला बताया है। थोड़ा सा पित्त बढ़ सकता है, बट ये इसमें घृत मिलाया है हमने, तो पित्त को ये सबड्यू करने का काम करेगा। इसलिए इन्फ्लामेशन जैसी कंडीशंस हो, अमाशय की कोई भी सूजन हो, तो इसमें हम लोग, अल्सरेटिव कोलाइटिस भी हो तो इसमें चांगेरी घृत का प्रयोग करते हैं, बिकॉज इट इज हैविंग द एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, एंटीसेप्टिक भी है। कोई भी जीवाणु, जैसे अतिसार प्रवाहिका का कारण कभी कभी जीवाणु भी होते हैं, हम समझते नहीं है, बट ये जीवाणु की ग्रोथ को रोकने के लिए भी अच्छे से काम करेगा चांगेरी घृत। कार्मिनेटिव है, डाइजेस्टिव है, ये हिपैटो प्रोटेक्टिव है, लीवर को भी बल देगा। सभी प्रकार का जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है इनको टोन लाने के लिए भी बहुत अच्छे से काम करता है। ये प्रोमोट करता है, वेनस ड्रेनेज को भी प्रमोट करने का काम करता है। तो बिल्कुल अभी हम लोग देखते देखिए, दीपन करेगा, पाचन करेगा, क्षुधा को बढ़ाएगा, डाइजेशन को बढ़ाएगा, अग्निमांद को कम करेगा। इसी के साथ साथ ये इन सभी समस्याओं के साथ साथ ये बल भी बढ़ाएगा, रसायन भी काम करेगा। बिल्कुल। और रसायन या घृत है, देखिए घृत का प्रयोग जब भी हम करते हैं तो शरीर के अभ्यंतर अवयवों में जो भी एक प्रकार की रुक्षता आती है, इस रुक्षता को भी कम करने का ये घृत काम करेगा। तो इससे वेट भी बढ़ेगा, गृहिणी में भी वेट लॉस होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में कभी कभी, अर्श के रुग्ण में भी वेट लॉस होता है, धीरे धीरे हीमोग्लोबिन की कमी आने लगती है, बार बार अगर रक्त का स्राव होने लगता है, तो ऐसी स्थिति में भी हम लोग इसका प्रयोग करेंगे ना, तो बहुत अच्छे से मदद मिलेगी, स्ट्रेंथ मिलेगी हमारे अंदर के शरीर को, वात दोष का बैलेंस होगा, हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, अन्नव स्रोतस में लुब्रिकेशन का काम होगा, और फिर जो विटामिन, फैट सोल्युबल विटामिन भी सॉल्व होने लगेंगे, अच्छे से सोल्युबल होने लगेंगे, और हमारे शरीर का जो एक प्रकार का फ्लोरा होता है ना, इंटरनल फ्लोरा है, कोलोनिक फ्लोरा है, इसमें जो भी माइक्रोब्स बढ़ते हैं, गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने का काम करेगा और बैड बैक्टीरिया को ये कम करेगा। बिल्कुल। और इसीलिए फिर मल भी अच्छे से सॉफ्ट बनेगा, मल जितना सॉफ्ट बनेगा उतना उसको शरीर से हम लोग इजीली रिमूव कर पाएंगे, पुरुष विसर्जन की, डेफिकेशन की प्रक्रिया इजीली होंगी। बिल्कुल। और इसीलिए फिर जैसे मल इजीली पास होता है तो अवरोध नहीं है, स्नेहन अच्छा होता है गुद का, तो फिर आगे चलकर अग्निमान अर्श की भी समस्या नहीं होगी, ब्लीडिंग भी नहीं होगी, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि वहां पर हम लोग दबाव डालते हैं ना, तो दबाव डालने से ब्लड स्टेन होने लगता है, तो ये कम करने के लिए भी इसका बहुत अच्छे से, इसीलिए खासकर बुध भ्रंश में भी इसको हम लोग पिचू के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, हिमोराइड्स में प्रयोग कर सकते हैं, अनाह, अर्श, ग्रहिणी, मूत्रपुच्छ, मूत्र की कई भी समस्या है, प्रवाहिका है,
प्रोलैप्स है अनेक प्रकार का, माल एब्सॉर्प्शन सिंड्रोम जिसको गृहिणी के नाम से जाना जाता है, तो इसमें हम लोग 1/4 to ½ टीस्पून की मात्रा में देंगे। और आप जो भी अफेक्टेड एरिया है, लोकल एप्लीकेशन के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको दिन में 2 बार इसको ले सकते हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग। गर्म पानी के साथ या दूध के साथ लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसका अनुपान हमने बताया कि गर्म पानी या फिर गर्म दूध है, तो ऐसे कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी नहीं है खास इसके लिए, कुछ एडवर्स इफेक्ट्स भी नहीं देखे जाते। बट थोड़ा सा उष्ण है कल, कुछ कंडीशंस है जैसे क्रॉनिक फीवर है, डायबिटीज है कुछ, तो इसमें हम लोग थोड़ा सा मेडिकल सुपरवाइजर के हिसाब से ही इसको यूज में करेंगे। कोई भी दवा कभी भी हम वैद्य से पूछ कर ही लेंगे और लक्षण को देखकर उसकी मात्रा को हमें देखना होगा। थोड़ा सा डाइजेशन के लिए हेवी बन जाता है अगर ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो इसीलिए ज्यादा मात्रा में नहीं लेना है। इसका प्रयोग बस आधा से पाउन चमचा इतना ही बताया है। बस इस प्रकार से इस चांगेरी घृत का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो गुर्दभ्रंश की ये उत्तम दवा बताई है। अतिसार, अग्निमांद्य, अरुचि, पेट दर्द, इस सभी समस्याएं हम लोग इसका उपयोग बहुत अच्छे से कर पाते हैं। ये माइक्रो सर्कुलेशन को बढ़ाता है, स्ट्रेंथिंग करेगा, हमारे कनेक्टिव टिश्यू को भी मजबूती देगा, एनस के, लोअर रेक्टम के टिश्यूज को मजबूती देने के लिए भी बहुत अच्छे से काम करता है। ये ओरल और एक्सटर्नल एप्लीकेशन के रूप में भी काम में आता है। तो ये स्त्री रोगों की अगर बात करते हैं हम लोग, तो ये यूट्रस प्रोलैप्स में भी काम करेगा। जैसे गुर्दभ्रंश में काम करता है वैसे ही यूटेराइन प्रोलैप्स में भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिल्कुल मुझे लगता है इस प्रकार से ये चांगेरी घृत जो हमारे भेषज रत्नावलीकार ने गृहिणी रोग अध्याय में बताया है, तो कष्टार्तव, अनार्तव, ब्लीडिंग की समस्या, अन्नवस्त्रोतस की समस्या, ऐसी कई समस्याओं में हम लोग प्रभावी रूप से इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आई थिंक मेरी तरफ से मैंने पूरा इसके ऊपर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। आपकी तरफ से कुछ, किसी को अगर कुछ सवाल हो तो आप बता सकते हैं। डॉक्टर अंजू, यस, एनी डाउट? मैम आपने अच्छा बताया, अदरवाइज मेरी तो यही, अभी तक मैंने कभी यूज नहीं किया एक्चुअली इसको, बट माइंड में यही था कि ये गुदभ्रंश के लिए ही यूज होता है, जैसे एज पॉपुलर है ये गुदभ्रंश के लिए। बट इसको हम आई थिंक जैसे मेरे पास एक पेशेंट है, उसको यूटीआई के साथ श्वेत प्रदर, पित्तज जो उसके सिम्टम्स है सारे, उसमें भी मैं इसको जैसे यूज कर सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें आप अगर दाढ़ी मादी घृत का भी प्रयोग कर सकती है, ऐसे कुछ है तो। बट चांगेरी घृत का मेन तो है, देखिए जहां पर भी माल एब्सॉर्प्शन है, सारकीट विवेचन अच्छे से नहीं होता है, एंड सारकीट विवेचन अच्छे ना होने से ये श्रृंखला बढ़ती जाती है, लाइक अग्निमांद्य, अर्श, गृहिणी, अतिसार, उदर, ये एक एक क्रम से आगे आगे बढ़ते जाते हैं। तो इस ऐसी स्थिति में मल अच्छा नहीं बनता है, 1-2 बार मल को जाना पड़ता है, कभी रूखा कभी द्रव मल बनता है, भूख नहीं लगती है अच्छे से, बर्निंग सेंसेशन होता है, आंतड़ों में दाह होता है। तो ऐसी स्थिति में ये दीजिए आप, बहुत अच्छे से काम करेगा, धीरे धीरे भूख बढ़ेगी, पचन बढ़ेगा, हमारे इंटेस्टाइनल फ्लोरा को मजबूती मिलेगी। कई सारे इसके बहुत अच्छे से ये काम करने वाली बहुत ही अच्छी दवा है, चमत्कारिक दवा बताई गई जी। यस। तो मुझे लगता है कि और कुछ सवाल नहीं है, तो आप, हम लोग यहाँ पे रुके। जी मैम। ओके, नमस्कार सभी को। और जो भी दर्शक हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं, डॉक्टर सोनाली, डॉक्टर स्मिता, सभी का भी बहुत बहुत, डॉक्टर गवान है, सभी जो भी दर्शक है, जो भी देख रहे हैं इस सत्र को, इन सभी का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और आप भी इस सत्र में जुड़ सकते हैं, आप भी हमारे इस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। तो कई सारी कंपनियों का आता है ये, तो बहुत सारी कंपनियां का आता है, कोई भी कंपनी का आप ले सकते हैं। चांगेरी घृत जो मैंने अभी इसमें भी बताया था किस प्रकार से इसको हम लोग ले सकते हैं, कोई भी कंपनी का लेंगे तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। बैद्यनाथ का भी ले सकते हैं, दूध प्रापेश्वर का है, कोटैकल का भी है, किसी भी कंपनी का लीजिए। तो वैद्यराज उमेश, डॉक्टर सत्यभान नायक सर, डॉक्टर सोनम, सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ और इस सत्र को मैं समाप्त करती हूँ। नमस्कार सभी को।